अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। चुनावी अपडेट्स में आपके लिए लाए हैं बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी का ताजा चुनावी हाल। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे तमिलनाडु की, जहां भाजपा के मैदान में पूरे दमखम से उतरने से अन्य दलों के बीच भी हिंदूवादी दिखने की होड़ लग गई है। तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी पार्टी द्रमुक ने 6 अप्रैल को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपना जो घोषणा पत्र जारी किया, उसमें वादों की भरमार तो है ही, पार्टी की छवि हिंदूवादी दिखाने का भी प्रयास किया गया है। द्रमुक के घोषणा पत्र में विद्यार्थियों को मुफ्त में डाटा कार्ड के साथ कंप्यूटर टैबलेट देने और राज्य की 75% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने के लिए कानून बनाने सहित कई वादे किए गए हैं। द्रविड़ पार्टी ने प्रमुख हिंदू मंदिरों की तीर्थ यात्रा करने जाने वालों को 25,000 से 1 लाख रुपए तक की सहायता देने, मातृत्व अवकाश की अवधि और सहायता बढ़ाने, ईंधन के दामों में कटौती करने और नीट परीक्षा पर रोक लगाने सहित कई वादे किए हैं। पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने कहा कि अगर उनका दल सत्ता में आता है तो स्नातक करने वाली पहली पीढ़ी को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने छोटे किसानों को सब्सिडी देने का भी वादा किया। स्टालिन ने पार्टी मुख्यालय अन्ना अरिवालियम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, सरकारी स्कूलों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को मुफ्त डाटा के साथ टैबलेट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर द्रमुक सत्ता में आती है तो पेट्रोल और डीजल पर लगे करों में कटौती कर 5 और 4 रुपए की कमी की जाएगी। उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर पर 100 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। स्टालिन ने कहा कि वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता की मौत की परिस्थितियों की जांच के लिए गठित समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए कदम भी उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर द्रमुक सत्ता में आई तो तमिलनाडु के उद्योगों में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देने के लिए कानून बनाया जाएगा। द्रमुक ने हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 1000 करोड़ रुपए और गिरजाघरों और मस्जिदों की मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित करने का वादा किया है। पार्टी ने इनके अलावा बेहतर जल प्रबंधन, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण बढ़ाने, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी करने और भूख उन्मूलन के लिए कलगनार उनवगम नाम से भोजनालय खोलने का वादा भी किया है। उधर असम चुनाव की बात करें तो आज वहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गरजी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को वहां चुनावी सभाएं करेंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को सर्वाधिक भ्रष्ट पार्टी करार देते हुए लोगों से अपील की कि केंद्र तथा राज्य की विभिन्न योजनाओं का लाभ लगातार रहने के लिए वे भाजपा को वोट दें। शनिवार को असम में अपनी पहली चुनाव रैली को संबोधित कर रही स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ऐसी अनेक योजनाएं शुरू की हैं जिनसे राज्य की जनता को लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस से ज़्यादा भ्रष्ट और कोई नहीं है, केवल भाजपा ही वह पार्टी है जो गरीबों के कल्याण के लिए काम करती है। स्मृति ईरानी ने कहा, भाजपा सरकार ने राज्य भर में चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के लिए अथक काम किया है। इस बीच असम के 70,000 से अधिक युवाओं ने कांग्रेस के रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए अपना पंजीकरण कराया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराना यह साबित करता है कि लोगों ने राज्य की प्रगति से जुड़े कांग्रेस के नजरिए को स्वीकार किया है। दरअसल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में वादा किया है कि वह सरकार बनाने के बाद असम में हर साल 1 लाख नौकरियों का सृजन करेगी। असम में एआईयूडीएफ के नेता बदरुद्दीन अजमल पर अक्सर सांप्रदायिक राजनीति के आरोप लगते हैं, जिससे वह बार बार इनकार करते हैं। आइए देखते हैं असम चुनाव के दौरान अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर वह क्या सफाई दे रहे हैं। ये तो 20 साल पहले की बात है भाई। एआईयूडीएफ पार्टी के अंदर हमारे पास कितनी मरतबा हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर आदित्य लांतसा है, हमारे पास रोहा का जो गुणेश्वर दास है, हमारे पास सपन कोरता, हमारे पास जो है यहाँ बोकू में हमारे पास ना चंपकलिता तो भी हमारा है, जिंदा है हमारे पास। नहीं, गोपीदास बोकू में हमने एमएलए बनाया 5 साल के लिए। तो इस तरीके से और लोगों को हम लोगों ने बनाया, एमपी बनाया। एमपी में हमने सारद श्याम जी को एमपी बनाया। तो इसलिए ऐसा कोई मामला नहीं है। हमेशा यूडीएफ ने अपने हिंदू भाइयों को और दूसरे ट्राइबल भाइयों को
लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एमपी के लिए कोलियाबोर में विजय तीरू को दिया। एक टी गार्डन के लोग हैं, टी व्हीलर टाइप है, तो वो IRS है, तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस का आदमी है। तो इतने बड़े बड़े लोगों को हमने लक्ष्मी उरान को दिया। तो इस तरीके से हमने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया कि मुसलमानों को ही दे, हिंदू भाइयों को हम लोग साथ में लेके चले। आज भी हमारी महिला प्रेसिडेंट जो है वो बिना दोईमारी है, एक ट्राइबल औरत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ हमेशा हिंदू भाई लोग रहे हैं, दूसरे ट्राइबल के लोग बाहर। उधर पुडुचेरी चुनाव की बात करें तो द्रमुक ने शनिवार को पुडुचेरी की 13 विधानसभा सीटों की सूची जारी कर दी, जिन पर वह चुनाव लड़ेगी। द्रमुक ने इन सीटों के लिए 12 उम्मीदवारों का ऐलान भी किया है। पुडुचेरी में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। पार्टी ने एक बयान जारी कर 12 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की। इसमें कहा गया है कि बागुर विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा बाद में की जाएगी। उधर केरल चुनाव की बात करें तो कांग्रेस 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में 140 विधानसभा सीटों में से 91 पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और अंतिम सूची रविवार को जारी होने की संभावना है। केरल PCC के अध्यक्ष मुलापल्ली रामचंद्रन, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथला और पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि पार्टी 91 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और 81 सीटों पर आम सहमति से उम्मीदवारों का निर्णय कर लिया गया है। रामचंद्रन ने कहा कि शेष 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने को लेकर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने केरल में 91 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। रामचंद्रन ने कहा कि इस बार मैदान में कोई भी सांसद नहीं होगा और किसी भी उम्मीदवार को 2 सीट से नहीं उतारा जाएगा। केरल चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की प्रमुख सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 25 वर्षों में पहली बार केरल में हो रहे विधानसभा चुनाव में एक महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है। पार्टी ने जिन 25 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की उनमें नूर बिना रशीद का नाम भी शामिल है। इसमें 2 दागी विधायकों को टिकट नहीं दिया गया है, जिसमें पूर्व मंत्री VK इब्राहिम कुंजू भी शामिल हैं। नूर बिना रशीद कोझिकोड दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी और 1996 के बाद पहली महिला उम्मीदवार हैं जो IUML की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। 1996 में कुमारू निशा अनवर ने इसी सीट से अपना भाग्य आजमाया था, लेकिन वह चुनाव हार गई थी। उधर बंगाल चुनाव की बात करें तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी का विसर्जन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जो घटना हुई उसे हमला बताकर प्रचारित किया जा रहा है ताकि तृणमूल को चुनावी लाभ हो सके, लेकिन ऐसा होगा नहीं। प्रेशर तो रहता है, सफलता के लिए ये सब होता है। लोगों मालूम हो गया कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, इसलिए समाज के हर वर्ग के लोग भाजपा में शामिल होना चाहते हैं और राजनीति में अपना योगदान देना चाहते हैं। हम भी जहां तक संभव सबको मिला करके एक टीम बना करके और सरकार बनाने का प्रयास में है। देखिए, राजनीति में बहुत सारा तरीका लोग अपनाते हैं। ममता बनर्जी की स्थिति ऐसी है कि पार्टी टूट रही है। उनके जो पुराने सिपाही पार्टी खड़ा करने में जिनका बड़ा योगदान रहा, ऐसे लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। अब उनके लिए स्टार प्रचारक भी नहीं है पार्टी को लड़ाई में सामने से लीड करने वाले। तो इस स्थिति में वो घबराई हुई है, नया नया तरीका ढूंढ करके लोगों का सिंपैथी क्रिएट करने के प्रयास करी है। जहाँ तक मालूम हुआ, डोर खोल करके खड़े होकर रोड शो में जैसे हाथ दिखाते ऐसे ही कर रही थी। बगल में कोई खंबा में टकरा करके डोर उनकी पैर में चोट आई डोर से। स्वाभाविक है, तो चोट होता है तो ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन उसको लेकर राजनीति जब शुरू हो गया तब माहौल गर्म हुआ। उसको लेके प्रदर्शन, बंद, रास्ता में जुलूस। तो इस प्रकार राजनीति से बंगाल को कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ जो लोगों के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, कानून व्यवस्था टूट चुकी है, उससे क्या समाधान मिलेगा? तो समाज के कुछ लेना देना नहीं है। समाज ने उनको 10 साल के लिए मौका दिया था, उन्होंने समाज को कुछ नहीं दिया है। लोग अब विसर्जन के लिए तैयार रहे हैं उनको। दूसरी ओर सबको चौंकाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी यशवंत सिन्हा शनिवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए 8 चरणों में होने वाले चुनाव से पहले यह कदम उठाया है। यशवंत सिन्हा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, लेकिन भगवा पार्टी के नेतृत्व से मतभेदों के चलते वर्ष 2018 में उन्होंने भाजपा छोड़ दी। 83 वर्षीय यशवंत सिन्हा ने भाजपा के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन करने की शपथ ली। देश जो है वो एक बहुत अद्भुत परिस्थिति से आज के दिन गुजर रहा है। बहुत अद्भुत परिस्थिति इसलिए है कि अभी तक जिन वैल्यूज को, जिन मूल्यों को हम बहुत महत्व देते थे,
और ये सोच के चलते थे कि इस पर सब कोई अमल करेगा ही हमारे प्रजातंत्र में, आज वो मूल्य खतरे में है और उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। हम सब परिचित हैं इस बात से कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। आज लगभग हर इंस्टीट्यूशन, जो संस्था है प्रजातंत्र की, वो कमजोर हो गई है और मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूं कि उसमें देश की जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो भी शामिल होती है। इसलिए सरकार के मनमानेपन के ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई बचा ही नहीं। तो हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है।